जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है 400 नंबर लाने के लिए, तो आप जरूर बेटर से बेटर मेहनत करिएगा और बोर्ड के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में 400 पार लाकर दिखाइएगा और अपने माता पिता और अपने नाम रोशन करिएगा। जय हिंद। मेरा नाम टाइम तेजस सर है। हम लोग पिछले क्लास तक बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के 10 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोग अच्छे से एलिमिनेट करना सीखे थे और अच्छे से जानकारी प्राप्त किए थे। आज के हम लोग चैप्टर नंबर 3 में अगेन 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी 1 से लेकर कल के क्लास में हम लोग 10 तक क्वेश्चन किए थे, आज 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करेंगे। और ऐसे करेंगे कि आपके एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन होगा वही करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ से आप जाकर टिक टिक करके एग्जाम में चले आइएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है। हम अगले क्लास तक 10 क्वेश्चन किए थे। कह रहा है गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कोशिका के केंद्रक में। अच्छा, एक बात आप समझिएगा कि कोशिका के केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है बाबू डीएनए, और इसमें पाया जाता है बाबू आरएनए। अब दोनों का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्वेश्चन हम पिछले क्लास तक बता चुके थे। अगर हम अगले बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डीएनए का बाबू कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है बाबू, ये डीएनए का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। और एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि गुणसूत्र किसका बना होता है। गुणसूत्र डीएनए का बना होता है, यानी गुण जो सूत्र होता है वो किससे बना मिलकर बनता है, तो गुणसूत्र डीएनए से मिलकर बना होता है। यानी गुणसूत्र डीएनए से मिलकर बना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाएगा। ए इज ए राइट आंसर। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं, डीएनए का मतलब होता है बाबू अनुवांशिक। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक। और अनुवांशिक का मतलब होता है कि जेनेटिक्स, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना। जैसे मेरा गुण, मेरे पापा जी का गुण मेरे अंदर, और मेरा गुण मेरे बेटा के अंदर, उसके गुण उसके अंदर, उसके गुण उसके अंदर। जैसे आप कहते हैं कि इसका जेनेटिक्स क्या है, इसका कैसा गुण है, इसके पापा के क्या नाम है, मतलब ये आप दर्शाना चाहते हैं कि इसका जेनेटिक्स कैसा है, अनुवांशिक कैसा है। और अनुवांशिक जेनेटिक्स रोग भी होता है, अनुवांशिक रोग भी होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। तो ये डीएनए क्या होता है बाबू, अनुवांशिक होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। तो ए इज राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं कोशिका में, तो कोशिका में क्या होता है बाबू, केंद्रक होता है। क्या होता है बाबू, केंद्रक होता है। और कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। और कोशिका के केंद्रक में ही क्या होता है बाबू, गुणसूत्र होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका आंसर होगा ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए बउआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नर में, नर मतलब क्या होता है बाबू, नर मतलब होता है पुरुष। एक एक चीज को आपको अच्छे से समझना है। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का स्राव पारे कितने उम्र में प्रारंभ होता है। अच्छा, एक बात आप समझिएगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो ये हमारे शरीर में विकास करता है। शरीर में क्या करता है बाबू, विकास करता है। अब शरीर में कैसा विकास करता है, जैसे एक समय पे हमारे दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि बालों का आना, बाल आने लगते हैं। उसके बाद से हमारे शरीर में योना आरंभ होने लगता है। क्या होने लगता है बाबू, योना आरंभ होने लगता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जब योना आरंभ कब होगा, जब ये हमारे शरीर में क्या बनाएगा बाबू, शुक्राणु बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, तब हमारे शरीर में योना आरंभ होगा। तो ये हमारे शरीर में शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने लगता है, हमारे शरीर में विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगता है, आवाज भारी होने लगता है। जो आवाज होता है बाबू, आवाज वो कैसा होने लगता है, भारी होने लगता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं किस हार्मोन के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और ये होता कब है, कब किस वर्ष से ये स्टार्ट होता है, तो मेनली माना जाता है बाबू लगभग 10 से 15 वर्ष के बीच में। तो 10 से 15 वर्ष, या हम कह सकते हैं कि 12 से 15 वर्ष। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा
कि 12 से 15 वर्ष की उम्र में जो ये होता है बाबू, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लगता है। लेकिन आजकल के हम लोग ज्यादा खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, यानी खाद्य पदार्थ वाला चीज खाते हैं, गर्म ज्यादा चीज खाते हैं, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 10 से 15 साल में ही आज ये सारा चीज हमारे शरीर में विकास होने लगता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। एक बात और, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा किस उम्र में होता है, जो हमारे को सबसे ज्यादा निगेटिव की तरफ लेकर जाता है, यानी हमें गलत रास्ते पर लेकर जाता है। तो 18 से लेकर और जो 22 और 25 का उम्र होता है ना बाबू, इस उम्र में सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपने चरम सीमा पर होता है, सबसे ज्यादा निकलने वाला हार्मोन होता है, जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाता है। तो याद रखिएगा, आपको किससे बचना है, आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बचना है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। हम कई बार बताया डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सी इज ए राइट आंसर। इसमें कुछ है नहीं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये बात याद करके चलिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडो उत्सर्ग कब होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अंडो उत्सर्ग, अच्छा अंडो उत्सर्ग जैसे हम मानते हैं कि स्त्रियों में ये प्रक्रियाएं होती है। अब स्त्रियों में 2 ओवरी होता है, ये बाबू इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। अच्छा ओवरी करता क्या है, एक बात आप समझिएगा कि ओवरी क्या करता है। ओवरी बाबू अंडाशय का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अंडाशय का। किसका निर्माण करता है बाबू, अंडाशय का, अंडा का निर्माण करता है, जो टूट जाता है। और ये कितने दिन को परिपक्व होता है, ये पूरे 28 दिन को परिपक्व होता है, यानी 1 मंथ हम लगभग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मानसिक चक्र। क्या बोलते हैं बाबू, मानसिक चक्र। इसको हम 3 नाम से जानते हैं, मानसिक चक्र बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं मानसिक धर्म। क्या बोलते हैं बाबू, मानसिक धर्म बोलते हैं। और एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं रजो धर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रजो धर्म भी कहते हैं। यानी इसको हम 3 नाम से जानते हैं, मानसिक चक्र, मानसिक धर्म या रजोधर्म, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एमसी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये ओवरी बनाता है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि अंडो उत्सर्ग कब होता है, तो ये 14 दिन का होता है। लगभग कितने दिन का होता है, लगभग 14 दिन पर ये, मतलब 14 दिन पर ये ओवरी से कहा निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलकर ये विकसित होने लगता है। और ये कितने दिन पर होता है, 14 दिन पर। अब एक बात और याद रखिएगा, 14 दिन पर ये स्त्री के अलग अलग क्षमता के ऊपर की बात होती है। किसी में 14 दिन, किसी में 13 दिन, किसी में 12 दिन, तो लगभग 14 दिन लगभग नॉर्मल माना जाता है। तो अब ऑप्शन की बात कर रहे हैं, रजोधर्म की मतलब आप समझ गए कि मानसिक चक्र में होता है। कह रहे हैं 12 से 14 दिन के बाद, ये कह रहा है 2 से 3 दिन, ये तो होगा नहीं। ये कह रहा है 14 से 18, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन होगा, आंसर होगा 12 से 14 दिन बाद, क्योंकि ये अलग अलग स्त्री की क्षमता पर निर्भर करता है। ये बात आप समझ गए। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जनांग का भाग है। हम आपको बताए थे कि पुष्प में 2 जनांग भाग, तो एक होता है बाबू नर, क्या होता है नर, और दूसरा जो होता है वो होता है मादा। हम नर को पुरुष बोलते हैं, पुरुष जाति का फूल, और मादा को स्त्री जाति का फूल बोलते हैं। और हम इसको बोलते हैं बाबू स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। और हम नर को बोलते हैं बाबू पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। तो ये नर जाति का भाग हो गया, मादा जाति का स्त्री केसर हो गया। स्त्री केसर का जो भाग होता है बाबू, वो अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र। तीनों भाग किसका होता है बाबू, तीनों भाग स्त्री केसर का होता है, और नर का भाग पुंकेसर होता है। तो पुंकेसर जो हो गया ये नर का भाग होगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या पूछा है, हमें अंडाशय पूछा है, वर्तिका पूछा है, वर्तिकाग्र पूछा है। तो ये सब किसका भाग होगा, नर। नर मतलब स्त्री केसर का। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। यानी ये स्त्री, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा, स्त्री केसर का भाग होगा, यानी बी इज ए राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आप बात समझ गए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बाबू आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पूर्ण रुद्वन
क्रिया किस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, पुनरुद्धार मतलब क्या होता है? आप एक नाम सुनेंगे जीव का जिसका नाम होता है हाइड्रा। क्या नाम होता है भाई? वो हाइड्रा। हाइड्रा के स्ट्रक्चर की बात बोले ना बाबू, तो जो हाइड्रा के कुछ स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान देने वाली ये बात है कि एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम है टेम्बले। क्या नाम है बाबू? टेम्बले। टेम्बले ने बताया था कि हाइड्रा को हम लोग जितने भागों में काटेंगे ना, एक बात याद रखिएगा कि हाइड्रा के हम लोग जितने भागों में टुकड़े कर दिए, काट दिए, जैसे हम हाइड्रा को 3 भाग में काट दिए, तो 3 अलग अलग प्रकार का हाइड्रा का न्यू जीव का निर्माण कर लिया। यानी एक अलग ये भी जीव हो गया, एक अलग ये भी जीव हो गया, एक अलग ये भी जीव हो गया। यानी हाइड्रा के शरीर को जितने टुकड़े करेंगे ना, उतने टुकड़े से नए जीवों का निर्माण होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू पुनरुद्धार। क्या बोलते हैं? पुनरुद्धार। और इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरुद्धार। और इसको कौन बताया था? एक वैज्ञानिक है जिसको हम बोलते हैं टेम्बले। इसको हम लोग अब्राहम टेबले बोलते हैं। ये कब किया था? ये कब इसको बताया थे बाबू? 1717 ईस्वी। कब बताए थे? 1717 ईस्वी में। तो ये बात आप याद रखिएगा। हाइड्रा के बारे में बताए थे कि हाइड्रा के जितने भागों में बांटेंगे, हाइड्रा से उतना ही नए जीव का निर्माण होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है स्पाइरोगैरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? अब एक बात आप याद रखिएगा, वो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पाइरोगैरा में 2 प्रकार की जनन होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ये जीव है जिसका नाम है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा में हमेशा कितने प्रकार की जनन होती है बाबू? 2 प्रकार की। एक तो होती है बाबू लैंगिक जनन। कौन सा होती है? लैंगिक जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है बाबू अलैंगिक जनन। कौन सा जनन होती है? अलैंगिक जनन। तो इसमें 2 प्रकार की जनन होती है, एक तो लैंगिक जनन होती है और दूसरा अलैंगिक जनन होती है। जब लैंगिक जनन होगी ना बाबू, तो विखंडन द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी बाबू? विखंडन द्वारा होगी। और जब अलैंगिक जनन होगी तो विखंडन द्वारा होगी। और जब लैंगिक जनन होगी बाबू लोग, तो यहाँ पर संयुग्मन के द्वारा होगी। संयुग्मन के द्वारा होगी। तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन में क्या होगी? विखंडन, जिसको हम खंडन भी बोलते हैं, और लैंगिक में होगी संयुग्मन। अब ऑप्शन क्या कह रहा है? खंडन कह रहा है, यहाँ पर संयोजन कह रहा है, यहाँ पर निषेचन कह रहा है, मुकुलन कह रहा है। मुकुलन किसमें होता है बाबू? हाइड्रा में होता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लैंगिक और लैंगिक की बात किया रहता तो हम आराम से ऑप्शन को टिक कर देते, लेकिन ना तो अलैंगिक ना तो लैंगिक की बात किया है। अब हम ऑप्शन के साथ खेलेंगे। ऑप्शन कहाँ पे यहाँ पे कह रहा है? विखंडन या खंडन। यहाँ पे विखंडन दिया है, खंडन दिया है, लेकिन यहाँ पर संयुग्मन नहीं दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ए राइट आंसर। तो आप ये बात याद करके चलिएगा कि लैंगिक होगा तो संयुग्मन होगा, और यहाँ पर अलैंगिक होगा तो विखंडन होगा। ये बात आप याद रखिएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग क्या तना में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। तना में जनन अंग होता है? नहीं। जड़ में होता है? बिल्कुल नहीं, जड़ में भी नहीं होता है। पुष्प, अच्छा हम पुष्प को क्या बोलते हैं बाबू? पुष्प को हम लोग फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? फूल। तो फूल में, जी हाँ, जब फूल होता है ना, फूल से ही फल बनता है। और फूल में क्या होता है? फूल में जनन अंग होता है। क्या फल में होता है? बिल्कुल ना। तो किसमें होता है बाबू? फूल में होता है। फूल मतलब होता है पुष्प। 18 का सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि लैंगिक जनन रोग नहीं है। आपसे एक बात बताइए, एड्स सबको पता है कि लैंगिक जनन रोग होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स बिल्कुल ये क्या होता है? ये एक रोग संचालित रोग होता है, यानी ये यौन संबंध से होता है, यानी ये एक लैंगिक से होता है, सेक्सुअल से होता है। अगर हम बात करते हैं गैनोरिया, तो गैनोरिया भी बिल्कुल ये भी लैंगिक जनन रोग है। अगर हम बात करते हैं सिफिलिस, तो सिफिलिस भी लैंगिक जनन रोग है। लेकिन जो टाइफाइड होता है ना बाबू, ये लैंगिक जनन रोग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज ए राइट आंसर। आप याद करके चलिएगा। चलिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? आप ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है एड्स किसके कारण होता है। एड्स जो होता है ना बाबू, ये एचआईवी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू? एचआईवी वायरस के कारण होता है। और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून वायरस। और एचआईवी वायरस, अच्छा वायरस का हिंदी क्या होता है बाबू? वायरस का हिंदी होता है बाबू विषाणु। क्या होता है? विषाणु। तो एड्स किसके कारण होता है बाबू? विषाणु के कारण होता है। बी इज ए राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं जीवाणु, तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फेंक दीजिए कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है और प्रोटोजोआ से भी कौन सा रोग होता है। वैसे प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। क्या होता है बाबू? मलेरिया होता है। या हम कह सकते हैं एस्टेटिस जो होता है ये भी प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। जीवाणु वाला रोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फेंक दीजिए। तो आज के क्लास का जो 10 क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग किए, बस आपसे एक ही प्यार चाहिए, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं।